हेलो एवरीवन, मैं हुशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द मेंबर ऑफ एन एलएलपी? ऑप्शंस हैं रेसिडेंट इंडियंस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी के बारे में। यहाँ देखिए दो टर्म्स हैं, एक है लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस who have agreed to share the profits of the business carried by all or any one of them acting for all। यानी पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक लोगों का एसोसिएशन है जिन्होंने एग्री किया है एक साथ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करने के लिए, जो या तो सभी पार्टनर्स कैरी ऑन करेंगे या तो कोई एक ऑन दी बिहाफ ऑफ अदर्स। तो पार्टनरशिप की कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से कई बार लोग हेजिटेट करते हैं एक पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। तो पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जब भी किसी क्रेडिटर को, किसी आउटसाइडर को जो पेमेंट्स करने होते हैं, अगर जो फर्म है उसकी प्रॉपर्टी कम पड़ती है तो जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं, पर्सनल एसेट्स होते हैं पार्टनर्स के, उनका भी यूज किया जाएगा उस डेट का पेमेंट करने के लिए। दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क ऑफ पर्सनल एसेट, रिस्क ऑफ लूजिंग ऑफ पर्सनल एसेट ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द पार्टनरशिप। अब कंपनी में क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन कंपनी में जो कंप्लायंसेस हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो इन दोनों के कुछ डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए कंपनी प्लस पार्टनरशिप, इन दोनों के कुछ एडवांटेजेस को कंबाइन किया गया और बनाया गया एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दैट मीन्स जो बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के, उनको लिए गए और जो कंपनी के एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, उनको लिया गया और कंबाइन करके क्रिएट किया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। अगर हम बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो जैसे आपकी पार्टनरशिप है वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा क्या है? पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अग्रीमेंट्स। इसके अलावा क्या होता है? जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, वो कम होती हैं पार्टनरशिप के केस में। इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, यानी हम आसानी से एक पार्टनरशिप फॉर्म को बना भी सकते हैं और उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इस कॉमन सील होता है, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये सभी क्या है? फीचर्स हैं पार्टनरशिप के और कंपनी के, जो मिला करके, जिनको एक साथ लेकर के एलएलपी को फॉर्म किया गया। इसके अंदर बेनिफिट्स है, ये फ्लेक्सिबल है। दूसरा क्या है? यहाँ पर अग्रीमेंट होगा, इजीली फॉर्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मेलिटीज कम है इन कंपैरिजन टू अ कंपनी। उसी तरीके से अगर आप कंपनी की फीचर्स देखें तो क्या क्या एलएलपी में मिल जाएगा आपको? आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी एक्ट है आपका 2008। इसके अलावा कई बार इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। चलिए मीनिंग देख लेते हैं एलएलपी की। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन एंड अ पार्टनरशिप इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कॉर्पोरेशन यानी एक कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बेनिफिट शामिल हो, उसको हम एलएलपी कहते हैं। इंडिया में ये बहुत फेमस है बिटवीन द स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स। वो इस तरीके की बिजनेस स्टाइल को पसंद करते हैं या यूज कर रहे हैं, चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कॉर्पोरेशन यानी कंपनी की बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी मिल रही है और साथ ही साथ सेपरेट लीगल एंटिटी भी उनको इसमें मिल रही है। तो गवर्न करता है एलएलपी को एलएलपी एक्ट 2008। अब
अब चूंकि यहाँ एलएलपी एक्ट 2008 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एलएलपी पर अप्लाई नहीं होता है। एलएलपी गवर्न होती है बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और जो भी उसके अमेंडमेंट्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ हमें ये याद रखना है कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर किसी सिचुएशन में लगता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट के जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर अप्लाई होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई होंगे। दैट मीन्स इन जनरल हमें पता है कि एलएलपी एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस एलएलपी पर लगते हैं। कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन एलएलपी पे लगता है तो ऑफिशियल गैजेट में उसका नोटिफिकेशन देकर उसको अप्लाई कर सकती है। एलएलपी इनैक्ट किया गया था ऑन 12 दिसंबर 2008। प्रेसिडेंट का एसेंट इस पे मिला 7 जनवरी 2009 को और एलएलपी एक्ट कमेंस्ड कब हुआ? 31 मार्च 2009। तो फीचर्स देख लेते हैं एलएलपी के। सबसे पहला, इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो ये क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी है, दैट मीन्स ऐसी एंटिटी जो कि या तो इंडिया में रजिस्टर हुई हो या इंडिया से बाहर रजिस्टर हुई हो अंडर लॉ, और जो भी ये फर्म होती है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इन पार्टनरशिप देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर लॉ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। दूसरा है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड to the extent of the agreed contribution of capital in the LLP agreement. सेकेंड क्या कह रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल। जितना उन्होंने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है उसके बेस पर उतनी ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है, नो पार्टनर इज लायबल फॉर एनी इंडिपेंडेंट कंडक्ट ऑफ एनी पार्टनर। अगर हम पार्टनरशिप के बारे में याद करें तो पार्टनरशिप में हम क्या कहते हैं? देयर इज म्यूचुअल एजेंसी। देयर इज म्यूचुअल एजेंसी, दैट मीन्स ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंडिपेंडेंट कंडक्ट ऑफ अ पार्टनर। कोई एक पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी से कोई अग्रीमेंट करता है तो ये सभी पार्टनर्स पर बाइंड होती है ड्यू टू म्यूचुअल एजेंसी। एलएलपी के केस में क्या है? किसी एक इंडिपेंडेंट पार्टनर का कोई भी कंडक्ट, यानी अगर एक इंडिपेंडेंट पार्टनर कोई भी चीज करता है, कोई भी अग्रीमेंट कर रहा है, कोई भी कंडक्ट कर रहा है, उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये क्या है? एलएलपी एक अलग से कॉर्पोरेशन है। एलएलपी अलग है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। जैसे कंपनी में हम बोलते हैं कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसी तरीके से एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टुवर्ड्स एलएलपी। दैट मीन्स जो सभी पार्टनर्स है वो एलएलपी के एजेंट हैं। तो कोई एक पार्टनर का कोई भी एक्ट बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स सिंपल वर्ड्स में हम कहें, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन एलएलपी। नेक्स्ट है, अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। कोई भी फर्म, कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। अब यहां देखिए, बात कह रहा है अनलिस्टेड कंपनी की। तो ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड है उनके केस में हम क्या करेंगे? तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो वो क्या करेगी? पहले अपने आप को अनलिस्ट कराएगी, तब जाकर वो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स ओनली।
जो बिजनेस किया जा रहा है एलएलपी में वो प्रॉफिट पर्पस के लिए होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एलएलपी क्रिएट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन है, क्यों है? क्योंकि एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, तो एनी पार्टनर मे कम और मे गो, पार्टनरशिप विल कंटिन्यू। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हमने अभी देखा, एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। नेक्स्ट है एलएलपी अग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है। जैसे कि पार्टनरशिप डीड होती है उसी तरीके से एलएलपी अग्रीमेंट होता है। एलएलपी अग्रीमेंट क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि डिफाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ दी पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, दिस इज डिटरमाइंड बाय एलएलपी अग्रीमेंट। अब अगर रिटन अग्रीमेंट आपके पास नहीं है तो उस केस में एलएलपी एक्ट के जो भी प्रोविजंस होंगे वो अप्लाई होंगे टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एज एलएलपी इज क्रिएटेड बाय लॉ, तो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लास्ट देखिए दिया हुआ है कॉमन सील। कॉमन सील हमने पढ़ा है कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो हर जगह वो साइन कैसे करेगा, तो उस केस में कॉमन सील कंपनी का होता है। उसी तरीके से एलएलपी के केस में भी कॉमन सील होता है, लेकिन ये क्या है? वॉलेंट्री है, कंपल्सरी नहीं होता है। चाहे तो कॉमन सील रखे, ना चाहे तो कॉमन सील ना रखे। तो अगर कॉमन सील नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उस पर साइन करते हैं। एलएलपी विल एक्ट थ्रू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर कॉमन सील है उस केस में भी जब इस कॉमन सील को अफिक्स किया जाएगा तो वो इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सामने किया जाएगा और वहां पे ये इसको साइन करते हैं। और याद रखिएगा एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। तो एलएलपी में बताया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए और मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं है। इसके अलावा कहा गया है कि एटलीस्ट 2 ऐसे पार्टनर्स होने चाहिए जिसे हम कहेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जिनको कंप्लायंस करने की जो भी कंप्लायंसेस होंगे एक्ट से रिलेटेड, जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर की होगी जिसको वो काम सौंपा गया है। और ये कितने होने चाहिए? एटलीस्ट टू होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। एन इंडिविजुअल कैन बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए जो डेजिग्नेटेड बने। तो इन दोनों में से कोई भी बन सकता है या फिर ये तीनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन एलएलपी में मान लीजिए 2 कंपनी है, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ये दोनों ही कंपनीज क्या है? एलएलपी में मेंबर्स हैं। तो इस केस में क्या होगा? ये क्या है? ये तो कंपनीज हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होना चाहिए? एक इंडिविजुअल होना चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगी? अपना एक एक एजेंट अपॉइंट करेंगी जिसको एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाएगा। दूसरी बात ये यहाँ ये कही गई है कि उनमें से एक इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। एनी वन ऑफ दैट इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और किसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए उस पार्टनर का कंसेंट लेना जरूरी है। विदाउट कंसेंट आप किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते। तो अगर हम एक डिफरेंस देखें कि एक नॉर्मल पार्टनर कौन होता है और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, तो नॉर्मल पार्टनर क्या होता है? आपको पता है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2 है दोनों के केस में। नॉर्मल पार्टनर भी मिनिमम 2 होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए हमको एलएलपी, और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी एटलीस्ट 2 होने चाहिए।
इसके अलावा एक नॉर्मल पार्टनर जो है, एक इंडिविजुअल भी नॉर्मल पार्टनर बन सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी नॉर्मल पार्टनर बन सकती है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए इंडिविजुअल का होना जरूरी है, जिसमें से एक रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप नंबर ऑफ पार्टनर्स कहिए चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने भी रखे जा सकते हैं। अब एक बात और आती है कि जो एलएलपी है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कहाँ जाकर होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि एलएलपी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो एलएलपी एक्ट के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हाथ में होता है और होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के हाथ में। दैट मीन्स अगर किसी को एलएलपी बनानी है तो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कहाँ होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर के। जो इनकॉर्पोरेशन कराना होगा इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। इसके अलावा अगर किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर नॉर्मल पार्टनर बनना है एलएलपी में, उस केस में क्या होगा, अगर नई एलएलपी बनाई जा रही है तो वो पार्टनर किस बेस पे बनेगा, थ्रू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अगर एलएलपी नई है तो कहां से बनेगा पार्टनर, थ्रू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उसमें मेंशन रहेगा, जब इनकॉर्पोरेशन कराने जाएंगे वहां पर मेंशन रहेगा कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा या कौन कौन नॉर्मल पार्टनर होगा, और उनका उसमें कंसेंट रहेगा। और अगर पहले से पुरानी कोई एलएलपी है उसमें अगर पार्टनर बनना है किसी को, तो वो किसके बेस पे होगा, थ्रू अग्रीमेंट। जो अग्रीमेंट में रूल्स होंगे कि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को हम कैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर या नॉर्मल पार्टनर बनाएंगे, उसी बेस पर यहाँ पर पार्टनर को रखा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ हु इज एलिजिबल फॉर एलएलपी इन इंडिया। कौन कौन लोग हैं जो एलएलपी के लिए एलिजिबल हैं, यानी एलएलपी में मेंबर बन सकते हैं। तो पहला देखिए है इंडियन सिटीजन्स एंड रेजिडेंट इंडियंस। इंडियन सिटीजन हो या रेजिडेंट हो इंडिया के, वो पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी में। दूसरा क्या है, फॉरेन नेशनल एंड फॉरेन कंपनीज। कोई भी फॉरेन नेशनल या फॉरेन कंपनी भी एलएलपी का पार्ट हो सकती है। फॉरेन एलएलपीज आल्सो कैन आल्सो बिकम पार्ट ऑफ एलएलपी। फॉरेन एलएलपीज कौन सी होती हैं, which are incorporated और registered outside India but place of business कहाँ है, इंडिया में। नेक्स्ट है एनआरआईज, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, ये भी एलएलपी में मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज। जो भी एलएलपी कंपनीज होती हैं ये भी किसी भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती हैं, एलएलपी में मेंबर बन सकती हैं। दैट मीन्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं पार्टनर्स, प्लस जो कोई एलएलपी है वो भी पार्टनर हो सकती है इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मान लीजिए XYZ एलएलपी है और ABC एलएलपी है, ये दोनों ही मान लीजिए MLLP इसमें मेंबर हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम प्राइवेट कंपनी के बाद लिमिटेड लगाते हैं, वैसे ही एलएलपी के नाम के बाद जो फर्म है उसके नाम के बाद एलएलपी वर्ड यूज किया जाता है। और लास्ट दिया आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वो भी एलिजिबल है फॉर एलएलपीज इन इंडिया। जो भी कंप्लायंसेस है एक्ट के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होती है या किसके पास होती है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उनको डी पिन लेना होता है। दैट मीन्स डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी तरीके से इनका होता है डी पिन, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इनको लेना होता है। यहाँ भी एक और बात ध्यान रखेंगे कि मिनिमम हमको कितने चाहिए, 2 पार्टनर्स चाहिए। लेकिन अगर इन एनी केस सिर्फ एक पार्टनर है तो उसमें क्या किया जाएगा कि उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा कि वो एक और पार्टनर लेकर के आए। और 6 महीना पूरा होने के बाद भी अगर वो पार्टनर नहीं लेकर के आ पाता है तो फिर एलएलपी आगे वाइंड अप की तरफ जा सकती। इन 6 महीने के दौरान अगर वो बिजनेस कंटिन्यू करता है
तो जो भी एक्ट्स होंगे, जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी चीजें वो करेगा, उसके लिए ये अकेला लायबल होगा। जो 6 मंथ का पीरियड इसको दिया गया है, इसमें जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी, उसके लिए ये फिर अकेले लायबल रहेगा। वीडियो के शुरू में हमने एक क्वेश्चन देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एन एलएलपी। ऑप्शंस हैं रेजिडेंट इंडियन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। हमें बताना है इनमें से कौन कौन एलएलपी का मेंबर हो सकता है। तो सबसे पहला देखिए रेजिडेंट इंडियन, ये एलएलपी का मेंबर बन सकता है। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी ये भी मेंबर हो सकती है। कॉर्पोरेशन सोल नहीं हो सकती, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो सकती। कंपनीज, कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, ये भी एलएलपी में मेंबर बन सकती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन ई करेक्ट है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए, ई एंड बी ओनली। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा एलएलपी के बारे में। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।